करंट अफेयर की उसकी तरह लेकर हम आए। देखिए विषय सूची है जिसमें राष्ट्रीय देश, अंतर्राष्ट्रीय देश, आर्थिक परिचय, वैज्ञानिक। तो चलिए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। आपके बीपीएससी के लिए, आगामी परीक्षा बीपीएससी 17वीं के लिए, बीपीएससी पीडीआर के लिए, पीडीआरई के लिए, या फिर बिहार एसएससी के लिए, बीएसएससी के लिए, या किसी भी अदर एग्जाम के लिए करंट अफेयर जो है वो उपयोगी होता है। देखिए राष्ट्रीय है। पहला क्वेश्चन है आपके सामने। पहला क्वेश्चन है कि फरवरी 2024 को उच्चतम न्यायालय ने चुनावी बॉन्ड को असंवैधानिक करार दिया। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 फरवरी 2024 को उच्चतम न्यायालय ने चुनावी बॉन्ड को असंवैधानिक करार दिया है। इस संदर्भ में पहला का है, यह फैसला मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 7 जजों की पीठ द्वारा किया गया। दूसरे में पीठ ने कहा कि चुनावी बॉन्ड योजना संविधान के अनुच्छेद 19A के तहत प्रदत्त मतदाताओं की सूचना के अधिकार का उल्लंघन करती है। नीचे दिए कुछ से सही का चयन करना है, केवल एक, केवल दो, एक दो, न तो एक न तो दो। इनमें से कौन सा कथन सही है? तो पीठ ने कहा कि चुनावी बॉन्ड योजना संविधान अनुच्छेद 19A के तहत प्रदत्त मतदाता सिद्धांत को उल्लंघन करती है। ये आपका सही है, केवल बी, दो, मतलब बी आपका राइट हो जाएगा। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। उच्चतम न्यायालय की चुनावी बॉन्ड योजना का असंवैधानिक घोषित किया गया। घोषणा की गई 15 फरवरी 2024 को। घोषणा किया गया मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय पीठ द्वारा। और यहाँ क्या दिया गया था, इसको भी देखते ही चलना है। यहाँ दिया गया था 7, इसीलिए ये गलत हो गया था आपका, 5 सदस्यीय थे। और उसके बाद है, पीठ में शामिल न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, बी.आर. गवई। कौन कौन है? चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, बी.आर. गवई, जे.बी. पारदीवाला और मनोज मिश्र। टोटल 5 है। पीठ की घोषणा है, चुनाव बॉन्ड योजना के संविधान अनुच्छेद 1 के 19 के तहत प्रदत्त मतदाताओं को सूचना का अधिकार उल्लंघन करती है। 15 दिन की वैधता वाले बिना बुनाए गए चुनावी बॉन्डों में राजनीतिक दल खरीदारों को वापस करेंगे। एसबीआई को चुनावी बॉन्ड के ब्यौरा 6 मार्च 2024 चुनाव आयोग को उपलब्ध कराना होगा। एसबीआई के विवरण मिलने के बाद चुनाव आयोग में 13 मार्च 2024 तक सूचना को सार्वजनिक करना होगा। पीठ ने चुनाव बॉन्ड खरीदने वाले व्यक्ति या कंपनियों की जानकारी गुप्त रखने के लिए कंपनी कानून, भारतीय रिजर्व बैंक कानून, जनप्रतिनिधित्व कानून और आयकर कानून के लिए संशोधन को निरस्त किया। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य को भी थोड़ा सा देख लें। उच्चतम न्यायालय ने अपने फैसले से राजनीतिक दलों को वर्ष 2017 से 18 से 2022 का तक की ऑडिट रिपोर्ट हवाला दिया। कब तक 17 से लेकर 23 तक। इस अवधि में भाजपा में सर्वाधिक रुपए, कांग्रेस में 11,023.3 करोड़ रुपए और तृणमूल कांग्रेस में इतने करोड़। ये इंपॉर्टेंट आंकड़ा है, इसको याद रखिएगा, प्राप्त हुए हैं। ठीक है। वर्ष 2017 में केंद्र सरकार ने चुनावी बॉन्ड योजना के वित्त विधेयक के जरिए संसद में पेश किया गया था। संसद के पास होने के बाद 29 जनवरी 2018 को इस योजना को अधिसूचित किया गया। संसद में पेश किया गया 2017 को। इस योजना में विरुद्ध उच्चतम न्यायालय ने कॉमन कॉज एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिपोर्ट सीएम और कांग्रेस नेता जे आर ठाकुर ने याचिका डाली थी। चुनावी बॉन्ड योजना के तहत भारतीय नागरिक एवं कंपनी भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई से 1,10,000 1 करोड़ रुपए के गुणांक के रूप में बॉन्ड खरीदकर राजनीतिक दलों ने चंदा दे सकती है। इसमें राजनीतिक दलों ने 15 दिनों के अंदर भुनाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, वर्ष 2024 में निम्नलिखित में किसे भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया? 24 में किसे नहीं किया गया, ये बात है। कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण आडवाणी, चौधरी चरण सिंह, CN राव। तो आपको पता है कर्पूरी ठाकुर को किया गया, लाल कृष्ण आडवाणी को किया गया, चौधरी चरण सिंह को किया गया, पर CN राव को नहीं किया गया। यहाँ डी पूछा गया, नहीं किया गया, तो डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। वर्ष 2024 में भारत रत्न के सम्मानित व्यक्ति हैं। वर्ष 24 में भारत रत्न में सम्मानित है पहले कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण आडवाणी, चौधरी चरण सिंह, PV नरसिम्हा राव और MS स्वामीनाथन। भारत रत्न में सम्मानित कुल व्यक्ति 53 है। कर्पूरी ठाकुर जन्म इनका 24 जनवरी 1924 में, जन्म स्थान समस्तीपुर की भजिया एवं कर्पूरी के नाम में पहली बार विधानसभा चुनाव जीते थे। वर्ष 1952 में ताजपुर निर्वाचन क्षेत्र से सोशलिस्ट पार्टी उम्मीदवार के तौर पर बिहार के उप मुख्यमंत्री रहे एक बार, मार्च 1967 से जनवरी 1968। बिहार के मुख्यमंत्री रहे 2 बार, दिसंबर 1970 से जून 1971, 1977 से अप्रैल 1979 तक। प्रचलित नाम जननायक। मृत्यु हुई 17 फरवरी 1988 को। कर्पूरी ठाकुर भारत रत्न से सम्मानित होने वाले 49वें व्यक्ति होंगे। कितने? 49। कर्पूरी ठाकुर के संबंधित अन्य महत्वपूर्ण बिंदु। कर्पूरी ठाकुर को भारत छोड़ो आंदोलन में भागीदारी के लिए 26 माह जेल हुई। वह प्रारंभ में अपने गांव के एक शिक्षक के रूप में काम किए। उन्होंने सोशलिस्ट पार्टी की प्रतिनिधित्व किया। बिहार के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री बनने से पहले कर्पूरी ठाकुर राज्य के शिक्षा मंत्री के रूप में कार्य किया। शिक्षा मंत्री के रूप में वो मैट्रिक में अंग्रेजी को अनिवार्य विषय हटा दिया। वह राज्य के मुख्यमंत्री बने तो शराब का पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया। मुख्यमंत्री के रूप में वह बिहार के सरकारी नौकरियों के पिछड़े वर्ग के लिए 26% आरक्षण शुरू किया। 5 एकड़ में कम जोर में मालगुजारी खत्म की। जिन खेतों में किसानों को कोई मुनाफा नहीं होता, उनके खेतों का मालगुजारी खत्म कर दी गई।
कर्पूरी ठाकुर ने उर्दू को राज्य की दूसरी राजकीय भाषा दर्जा देने का काम किया। चौधरी चरण सिंह के बारे में, इनका जन्म 23 दिसंबर 1902 में हावड़पुर मेरठ में, मृत्यु 29 मई 1987 में। संबंधित पार्टी जनता पार्टी। प्रधानमंत्री रहे वर्ष 1979 से 80। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे 67 से 1978 तक। केंद्रीय गृह मंत्री रहे 77 से 1977 तक। केंद्रीय वित्त मंत्री जनवरी 1979 से जुलाई 1979 तक। किसान दिवस 23 दिसंबर को चौधरी चरण सिंह के जयंती पे मनाया जाता है। पालू माथी बेटेम पीवी नरसिम्हा राव, इनका नाम है पामू लापार्थी बेटेम। जन्म इनका 28 जून 1921 में, वर्तमान तेलंगाना। मृत्यु 23 दिसंबर 2004 में। संबंधित पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। प्रधानमंत्री रहे वर्ष 1991 से 1996 तक। रक्षा मंत्री रहे दिसंबर 1984 से 1985, मार्च 1993 से 1996 तक। विदेश मंत्री रहे 1980 से 84, 1988 से 89, 1992 से 94। गृह मंत्री की बात करें तो जुलाई 1984, दिसंबर 1984, मार्च 1986 तक। मन कोम्बू सब संबासिमन MS स्वामीनाथन। जन्म 7 अगस्त 1925, तंजपुर तमिलनाडु। मृत्यु 28 दिसंबर 2023। राज्यसभा के सदस्य रहे 2007 से 2013 तक। MS स्वामीनाथन भारत की हरित क्रांति के जनक। पद्म पुरस्कार, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 1961 में, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 1971 में, अल्बर्ट आइंस्टीन विज्ञान पुरस्कार 1986 में, पद्मश्री 1967 में, पद्म भूषण 1972 में, पद्म विभूषण 1986 में। बात आई है लाल कृष्ण आडवाणी की। जन्म 8 नवंबर 1987। जन्म स्थान कराची पाकिस्तान। RSS से जुड़े। वर्ष 1942 में संयोजक के रूप में। विभाजन के दौरान भारत आए 12 दिसंबर 1947। लाल कृष्ण आडवाणी जनसंघ दिल्ली इकाई के अध्यक्ष थे। वो 1970 से 1972 जनसंघ राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। 1973 से 1977 राज्यसभा के सदस्य रहे 4 बार, 70 से 1989। लोकसभा के सदस्य रहे 7 बार, दिल्ली से पहली बार 1989 में एवं 1991, 1998, 1999, 2004 और 2009 और 2014 में गुजरात की गांधीनगर सीट से। उप मुख्यमंत्री रहे 2002-2004 अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में। गृह मंत्री रहे 1999 से 2004 तक। सूचना प्रसारण मंत्री रहे 1977 से 1979 मेरा जाय देसाई की सरकार में। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे 1986 से 90 और 93 से 98, 2004 से 5 तक। पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। वर्ष 2015 में यह रथ यात्रा निकाली। 25 दिसंबर 1990 में गुजरात के सोमनाथ ज्योतिर्लिंग तक। बिहार के समस्तीपुर में 26 फरवरी 1990 में आडवाणी को गिरफ्तार किया गया। कहाँ किया गया? बिहार के समस्तीपुर में। भारत रत्न से सम्मानित किया गया 2 जनवरी 1954 को। यहाँ भारत से सम्मानित व्यक्ति हैं। 1954 में किया गया सर्वपल्ली राधाकृष्णन, CV रमन, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। 1955 में डॉक्टर भगवान दास, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर मोक्ष गुंडम विश्वरैया। 57 में गोविंद बल्लभ पंत। 1958 में गोंडो केशव कर्वे। 1961 में पुरुषोत्तम दास टंडन, विधान चंद्र राय। 62 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 63 में डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर पांडुरंग बावने। 1966 में लाल बहादुर शास्त्री प्रथम मरणोत्तरन पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति है। 1971 की बात आई है तो इंदिरा गांधी। 75 में बीबी गिरी। 76 में के कामराजन। 1980 में मदर टेरेसा। 1983 में आचार्य विनोबा भावे। 1987 में खान अब्दुल गफ्फार खान। 1988 में MG रामचंद्र मरणोपरांत। 1990 में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को मरणोपरांत। नेशनल मंडेला। 1991 में राजीव गांधी मरणोपरांत। सरदार वल्लभ भाई पटेल को मरणोपरांत। अमीरा देसाई। 1992 में सत्यजीत रे। JRD टाटा, मौलाना अबुल कलाम आजाद को मरणोपरांत। और है आगे इसके बारे में 1970 में दिया गया डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, अरुण आसफ अली मरणोपरांत। तुलसारी लाल नंदा को। 1998 में MS सुब्बलक्ष्मी, C सुब्रमण्यम। 1999 जयप्रकाश नारायण को मरणोपरांत। प्रोफेसर अतुल सेन को, गोपीनाथ बदरौली को मरणोपरांत। पंडित रविशंकर को। 2001 में लता मंगेशकर, उस्ताद बिस्मिल्लाह को। 2009 में पंडित भीमसेन को। 2014 में तुलसी एन राव, सचिन तेंदुलकर को। 2015 में अटल बिहारी वाजपेयी, पंडित मनमोहन, मोहन मालवीय को मरणोपरांत। 2019 में प्रणब मुखर्जी को, भूपेंद्र हजारिका को, नानाजी देशमुख को। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। 3 फरवरी 2024 को समान नागरिक संहिता विधेयक UCG के पास करने वाले राज्य में कौन बना है? फरवरी 2024 में समान नागरिक संहिता विधेयक UCC पास करने वाला पहला राज्य बना है असम, मणिपुर, नागालैंड या फिर उत्तराखंड। क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? उत्तराखंड। डी आपका राइट हो जाएगा। संबंधित राज्य उत्तराखंड। विधेयक का नाम है समान नागरिकता संहिता उत्तराखंड 2024। विधानसभा में पटल विधेयक रखा गया 6 फरवरी 2024 को। ठीक है। प्रावधान है उत्तराखंड के निवासी पर लागू होगा चाहे उसकी जाति या कोई भी धर्म हो। विवाह के लिए पुरुष की आयु 21 वर्ष एवं स्त्री की आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। धार्मिक विधि में विवाह के बावजूद विवाह में पंजीकरण करना अनिवार्य है। लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे लोगों को घोषणा करना आवश्यक है। लिव इन रिलेशनशिप में पैदा हुए बच्चे में वैध बच्चा घोषित माना जाएगा। अनुसूचित जनजाति के लोग पर लागू नहीं होगा। ठीक है। संबंधित अनुच्छेद नीति निर्देशक के अंतर्गत अनुच्छेद 44 उद्देश्य इस कानून बनाना जो शादी, तलाक, भूमि, संपत्ति, विरासत और गोद लेने से जुड़े विषय में धर्मों पे लागू होगा। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य गोवा समान नागरिकता संहिता पुर्तगाली नागरिक संहिता द्वारा शासित है, परंतु गोवा विधानसभा में कोई कानून पारित नहीं है।
क्वेश्चन नंबर 4 है, फरवरी 2024 में किस मंत्रालय ने अपार IID कार्ड लॉन्च किया है? गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, पृथ्वी मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय। फरवरी 24 में किस मंत्रालय ने अपार आईडी को लॉन्च किया है? डी होगा शिक्षा मंत्रालय। अपार आईडी कार्ड क्या है? लॉन्च माह फरवरी 2024 में लॉन्च करता है शिक्षा मंत्रालय। अपार का ऑटोमेटिक परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रिकवरी। उद्देश्य क्या है? एक राष्ट्र एक छात्र आईडी बनाना। लॉन्च का माध्यम है कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से। अन्य महत्वपूर्ण तंत्र है छात्र व एबीसी गवर्नमेंट इन द पंजी करके अपनी अपार आईडी प्राप्त कर सकते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत किसके स्थान पे विद्यालय तो प्रवेश लिया गया छात्रों में SBI आईडी प्रदान करेगी। छात्रों का एक अस्थायी अपार आईडी दी जाएगी जो उनके आधार के डिजिटल लॉकर से जुड़ी होगी। क्वेश्चन नंबर 5 है, जनवरी 2024 में यूनेस्को में विश्व धरोहर सूची 24-25 में शामिल करने के लिए भारत ने मराठा शौन परिदृश्य के तहत कितने किलो का नामांकित किया? 8, 10, 12, 14। कितने किलो का किया? 12। सी आपका राइट हो जाएगा। यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में भारत में 12 किलो को नामांकित किया। नामांकित सांस्कृतिक असम श्रेणी के तहत किया गया। 12 किले हैं महाराष्ट्र के सालिविया, शिवनेटी, लोहारगढ़, खांडेरी, रायगढ़, प्रतापगढ़, सुरदुर्ग, पन्हाला, विजयदुर्ग और सिंधुदुर्ग तमिलनाडु। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य मराठा स्वर्ण प्रदेश 12 जिले में 8 भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के द्वारा संरक्षित है और 4 पुरातत्व संग्रहालय निर्देशक महाराष्ट्र द्वारा। खानकेरी किला, सोनदुर्ग और सिंधुदुर्ग ये किले हैं। 17वीं 19वीं शताब्दी के मध्य विकसित ये किले में मराठा शासक ने किलेबंदी और सैन्य प्रणाली पर प्रतिनिधित्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, अयोध्या में नवनिर्मित राम मंदिर की स्थापित होने वाली मूर्तियों को प्राण प्रतिष्ठा की स्थिति में संपन्न हुई? 20 जनवरी 24, 22 जनवरी 24, 24 जनवरी 24, 30 जनवरी 24। आपको बताना है, राइट आंसर हो जाएगा 22 जनवरी 2024 भी आपका राइट होगा। अयोध्या के राम मंदिर का जो है प्राण प्रतिष्ठा तिथि 22 जनवरी 24 प्राण प्रतिष्ठा करता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कुल क्षेत्र 67.7 एकड़। मंदिर का जो है 2.17 एकड़ है। मंदिर का आकार जो 108 गुने 75 गुने 50 मीटर। मंदिर की शिखर की ऊंचाई की बात करें 161 फीट है। मंदिर में कुल तलों की संख्या 3 है। मंदिर का प्रधान वास्तुकार चंद्रकांत सोमपुरा है। निर्माण सामग्री का प्रयोग किया गया प्रमुख पत्थर है बंशी पहाड़, भरतपुर, गुलाबी, बलुआ पत्थर, राजस्थान। रामलला की गिरी स्थापित होने वाली मूर्ति की ऊंचाई 51 फीट है। रामलला कमल के फूल के आसन तथा ऊंचाई का 8 फीट है। रामलला की मूर्ति का प्रयुक्त पत्थर कृष्णशिला। कृष्णशिला की प्राप्ति स्थान पुडुचेरी कर्नाटक है। रामलला की मूर्ति का स्वरूप बाल रूप 5 वर्ष खड़ी मूर्ति है। पुरानी मूर्ति इसको देश भर में सिद्ध मंदिर को लाया जाएगा, से उसकी नई मूर्ति के साथ प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। नई मूर्ति का नाम है अंचल प्राश्रित। पुरानी मूर्ति का नाम है उच्च मुर्गी प्रस्तावित है। रामलला की गिरी में स्थापित होने वाली मूर्ति जो है अरुण योगीराज है। अन्य दो रामलला की मूर्तिकार है गणेशगढ़ बेंगलोर और सत्यानाथ राजस्थान के हैं। अन्य दो मूर्तियों की स्थापना मंदिर के अन्य हिस्से में है। मंदिर का निर्माण करने वाली कंपनी है, याद रखिएगा, लॉर्ड्स एंड टूब्रो। मंदिर की निर्माण शैली है नागर शैली। राम मंदिर का निर्माण में प्रबंध राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र। अभिषेक समारोह का संचालन वाराणसी के पुजारी लक्ष्मीकांत दीक्षांत के नेतृत्व में हुआ। रामलला की मूर्ति का डिजाइन विवरण जो भगवान गरुड़ की मूर्ति के बाएं पैर के पास, भगवान हनुमान की मूर्ति को दाहिने पैर के पास उकेरा गया है। मूर्ति के ऊपर भाग में धार्मिक प्रतीक स्वास्तिक, ओम, चक्र, गदा और सूर्य भगवान को उत्पन्न किया गया। वह मूर्ति में भगवान विष्णु के सभी 10 अवतार है। मत्स्य मछली, करम कछुआ, वहार नरसिम्हा, मानव शेर, वामन बवना, परशुराम योद्धा, राम राजकुमार, कृष्ण चरवाहा, बुद्ध प्रबुद्ध, कलिक व विष के अवतार प्रदर्शित किया गया है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य 22 जनवरी 24 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या राम मंदिर में जटायु की एक मूर्ति का अनावरण किया। राम मंदिर का अलावा सूर्यदेव, देवी देवता, गणेश भगवान, शिव, मां अन्नपूर्णा, हनुमान, कुल 6 मंदिरों की मूर्ति का वजन लगभग 200 ग्राम। क्वेश्चन नंबर 7 है, जनवरी 2024 में एशिया के सबसे बड़े एविएशन एक्सपो विंग्स इंडिया 24 का उद्घाटन कहाँ किया गया? जयपुर में, हैदराबाद में, सूरत में, अहमदाबाद में। क्या हो जाएगा? जनवरी 24 में एशिया के सबसे बड़े एविएशन एक्सपो विंग्स इंडिया 24 का उद्घाटन हैदराबाद में किया गया। ये आपका राइट है। उद्घाटन की तिथि हुई 18 जनवरी 24 को। उद्घाटन करता है केंद्रीय नगर निगम मंत्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया। उद्घाटन स्थल है बेगमेट हवाई अड्डा हैदराबाद। विषय थीम जो है अमृतकाल में भारत के विश्व से जोड़ना। नगर निगम 1947 के लिए मंच तैयार करना। अन्य महत्वपूर्ण है, इस अवसर पर उड़ान 5.3 का शुभारंभ MGMR स्कूल ऑफ फैशन का उद्घाटन किया गया। आने वाले 10,000 पायलटों की प्रशिक्षित करने के लिए गुरुग्राम में एक उड़ान प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 8 है, जनवरी 2024 में किसने शिलांग के लैडपोर स्थित असम राइफल्स मुख्यालय में साइबर सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर CSOC का उद्घाटन किया? नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, द्रौपदी मुर्मू। जनवरी 2024 में किसने शिलांग के लैडपोर स्थित असम राइफल हो जाएगा भी अमित शाह। उद्घाटन तिथि 18 जनवरी 24 को। उद्घाटन स्थल है शिलांग मेघालय के लॉकपुर असम राइफल के मुख्यालय में।
उद्घाटनकर्ता अमित शाह, केंद्रीय गृह मंत्री शाह गृह मंत्री। उद्घाटन सेंट्रल साइबर सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर SCSOC सेंटर की उपयुक्तता है साइबर सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर नेटवर्क वास्तविक समय में आधार की निगरानी बाहर खतरों पे राइफल असम की स्थापना की बात करें तो वर्ष 1835 में वह मुख्यालय शिलोंग मेघालय में है। क्वेश्चन नंबर 9 है जनवरी 2024 में स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 प्रदान किए गए। सबसे स्वच्छ शहर में प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया इंदौर, सूरत, ए बी दोनों इनमें से कोई नहीं। इस बार इंदौर और सूरत दोनों को राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। पुरस्कार प्रदान की थी 11 जनवरी 24 को प्रदानकर्ता राष्ट्रपति द्रौपदी भारत के मंडप नई दिल्ली में। संस्करण 8वां था। प्रथम संस्करण 2016 में शुरू हुआ था। संबंधित मंत्रालय शासन और शहरी कार्य मंत्रालय के साथ पुरस्कार के विजेता स्वच्छ शहर में पहले स्थान पे इंदौर मध्य प्रदेश एवं सूरत गुजरात, तीसरे नंबर पे नवी मुंबई महाराष्ट्र, चौथे में विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, पांचवें में भोपाल मध्य प्रदेश, छठे में विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश, सातवें में नई दिल्ली, आठवें में तिरुपति। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है आपके सामने। जनवरी 2024 में अटल बिहारी वाजपेयी सेवरी नहावा सेवा अटल सेतु का उद्घाटन किया गया। इसकी लंबाई कितनी? 15.8, 20.7, 16.7, 21.8। इसकी जनवरी 2024 में अटल बिहारी वाजपेयी सेवरी नहावा सेवा अटल 21.8 डी आपका राइट हो जाएगा। इसका उद्घाटन जो हुआ 12 जनवरी 24 को हुआ। उद्घाटन करता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उद्घाटन स्थल नवी मुंबई महाराष्ट्र। लागत जो लगा इनमें 17,840 करोड़ रुपए से अधिक। लंबाई की बात करें 8 किमी, समुद्र में लगभग 16.5 किमी लंबा एवं जमीन में लगभग 5.5 लेन की संख्या 6 लेन पुल है। अन्य महत्वपूर्ण इस पुल का शिलान्यास 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 11 है जनवरी 2024 में 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? हुबली कर्नाटक, नासिक महाराष्ट्र, भोपाल मध्य प्रदेश, हैदराबाद तेलंगाना। 2024 में 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव में किया गया नासिक महाराष्ट्र में। बी आपका राइट हो जाएगा। राष्ट्रीय युवा दिवस आयोजन अवधि 12 से 16 जनवरी 24 तक। आयोजन स्थल नासिक महाराष्ट्र। उद्घाटनकर्ता नरेंद्र मोदी। भारत में प्रधान थीम था विकसित भारत 2047 युवाओं के लिए युवाओं द्वारा। संस्करण 27वां। अन्य महत्वपूर्ण स्वामी विवेकानंद की जयंती पर 12 जनवरी को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 है जनवरी 24 में 10वें ब्राइट वेट गुजरात समिट 2024 का आयोजन भारत के किस शहर में किया गया? अहमदाबाद, गांधीनगर, पुणे, जयपुर। तो राइट आंसर हो जाएगा बी गांधीनगर गुजरात। भी आपका राइट होगा। इसके उद्घाटन अवधि है 10 से 12 जनवरी 24। उद्घाटन स्थल है गांधीनगर गिफ्ट सिटी। संस्करण 10वां। उद्घाटन करता है नरेंद्र मोदी। वर्तमान भारत के प्रधानमंत्री है। वर्ष 2024 का थीम था गेटवे टू द फ्यूचर। भागीदारी अतिथि के देश पे 100 देशों में साझेदार तौर पर 33 देश भागीदारी है। विशेष यह देश में अब तक सबसे बड़ा वैश्विक व्यापार सम्मेलन है। 13 जनवरी 24 में भारत की पहली स्वच्छ फूड स्ट्रीट प्रसाधन का उद्घाटन भारत के किस शहर में किया गया? पुणे, उज्जैन, वाराणसी, लखनऊ। क्या हो जाएगा? 13 जनवरी 24 उज्जैन। भी आपका राइट हो जाएगा। पहली स्वच्छ फूड प्रसाधन जो उद्घाटन 7 जनवरी 24 में। उद्घाटन स्थल उज्जैन, नीलकंठ एवं महाकाल लोक। उद्घाटनकर्ता मनसुख मंडाविया केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री हैं। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा और बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते। जनवरी 2024 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा भारत के पहले पूर्ण बालिका सैनिक स्कूल का उद्घाटन कहाँ किया गया? मथुरा में, गाजियाबाद में, वाराणसी में, चित्रकूट में। जनवरी 2024 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा भारत के पूर्ण बालिका सैनिक स्कूल का उद्घाटन ये हो जाएगा मथुरा में। ये आपका राइट होगा। इनके बारे में कुछ जान लीजिए। उद्घाटन की तिथि 1 जनवरी 24। उद्घाटन स्थल है मथुरा जिले के वृंदावन में। बालिका सैनिक स्कूल का नाम है शविंद गुरुकुलम गर्ल्स सैनिक स्कूल। स्कूल की क्षमता लगभग 870 छात्राओं के लिए। यह स्कूल संबंध होगा केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE से। क्वेश्चन नंबर 15 है दिसंबर 2023 में भारत के पहले साइबर सुरक्षा केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? भुवनेश्वर, गांधीनगर, लद्दाख, चंडीगढ़ में। 15 दिसंबर 23 में भारत के पहले साइबर सुरक्षा का डी होगा चंडीगढ़ में। ये पहला साइबर सुरक्षा केंद्र है। इसका उद्घाटन 5 दिसंबर 2023 को। उद्घाटन करता अमित शाह केंद्रीय गृह एवं साक्षरता मंत्री है। उद्घाटन का स्थल है चंडीगढ़। साइबर सुरक्षा उद्घाटन 18 स्थित वायुसेना हेरिटेज सेंटर कैंप। कुल लागत है 90 करोड़। अन्य महत्वपूर्ण इन केंद्र को स्कैन कोर्स के नाम से जाना जाता है। संचालन से पहले 3 वर्षों के दौरान DRPO इसका प्रबंध करेगा। साइबर सुरक्षा केंद्र की सुविधाएं जो है चेहरे की पहचान, विशेषण, पुनर्निर्माण की, साक्ष्य की, ओपन पेरेंट्स की जांच। क्वेश्चन नंबर 16 है सितंबर 2023 में किस रेलवे स्टेशन का नाम बदल के शहीद कुशाल महाजन रेलवे स्टेशन करने की अधिसूचना जारी की गई है? उधमपुर रेलवे स्टेशन, नालंदा रेलवे स्टेशन, नाजीबाबाद स्टेशन, कटराका रेलवे स्टेशन। 16 दिसंबर 23 को किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर शहीद कुशाल महाजन करने का उधमपुर रेलवे स्टेशन। ये आपका राइट होगा। उधमपुर रेलवे स्टेशन अब शहीद कप्तान तुषार के रेलवे स्टेशन। औपचारिक अधिसूचना 16 दिसंबर 2023 जारी करता भारतीय रेलवे स्टेशन में परिवर्तित नाम शहीद कप्तान तुषार रेलवे स्टेशन का पूर्व नाम था उधमपुर रेलवे स्टेशन। क्वेश्चन नंबर 17 है
सितंबर 2023 में किस राज्य ने अपने 2 जिले में औरंगाबाद और उस्मानाबाद के नाम में परिवर्तन किया? महाराष्ट्र, झारखंड, ओडिशा, मध्य प्रदेश। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ए महाराष्ट्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। औरंगाबाद और उस्मानाबाद के नाम में परिवर्तन, औपचारिक अधिसूचना जारी किया 15 दिसंबर 2023। अधिसूचना जारी करता है महाराष्ट्र। जिले में परिवर्तित नाम छत्रपति संभाजीनगर औरंगाबाद का किया गया और उस्मानाबाद को धाराशिव किया गया। क्वेश्चन नंबर 18 है। दिसंबर 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस किले में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया? राजकोट, शिवनेरी किला, जिंजला किला, सिंहगढ़ किला। क्या होगा राइट आंसर? राजकोट किला, ये आपका राइट हो जाएगा। प्रधानमंत्री शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण तिथि 4 दिसंबर 23 नौसेना दिवस के अवसर पर। अनावरण का स्थल है महाराज के सिंहगुट स्थित राजकोट जिले में। अनावरित प्रतिमा है छत्रपति शिवाजी महाराज करता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। क्वेश्चन नंबर 19 है। दिसंबर 2023 में भारत सरकार ने किस संगठन के विरुद्ध संगठन घोषित किया? इस्लामी मजलिस, तहरीक इस्लाम, तहरीक हुर्रियत, जम्मू एंड कश्मीर, इंडियन मोहम्मदन। सी होगा तहरीक हुर्रियत, जम्मू एंड कश्मीर। सी आपका राइट हो जाएगा। तहरीक हुर्रियत एवं जम्मू के विरुद्ध जो है घोषणा किया गया कि 2023 घोषणा करता है गृह मंत्रालय भारत का कानून के तहत विधि विरुद्ध गिरफ्तार निवारण अधिनियम यूपीपीए 1967 के धारा 3 के 1 के तहत। क्वेश्चन नंबर 20 है। दिसंबर 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवनिर्मित अयोध्या हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। इस हवाई अड्डे का नाम क्या रखा है? पहला है श्री राम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, राजा दशरथ अंतर्राष्ट्रीय, अयोध्या धाम अंतर्राष्ट्रीय अड्डा, महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय अड्डा। तो महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय अड्डा डी आपका राइट हो जाएगा। महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय अड्डे का लोकपाल की तिथि 30 दिसंबर 23 लोकपाल करता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लोकपार्थिक हवाई अड्डा महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा महत्वपूर्ण तथ्य यह अत्याधुनिक हवाई अड्डा लोगों को अयोध्या धाम के दिव्य भव्य राम मंदिर से जोड़ेगा। पहले चरण में हवाई अड्डे का सालाना क्षमता 10 लाख यात्री को है। दूसरे चरण के बाद इसकी जो सालाना क्षमता 60 लाख यात्री की हो जाएगी। हवाई अड्डे में टर्मिनल भवन की छत पर 6500 वर्ग मीटर है। टर्मिनल भवन में अयोध्या निर्माण के लिए राम मंदिर का वास्तुकला को दर्शाएगा। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने पुनर्विकसित अयोध्या धाम की जंक्शन रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया। साथ में 2 नई अमृत भारत ट्रेनों दरभंगा अयोध्या आनंद विहार टर्मिनल अमृत भारत एक्सप्रेस और मालदा टाउनसल एम विश्वेश्वरैया टर्मिनल बेंगलौर अमृत भारत एक्सप्रेस और 6 नई वंदे मातरम श्री माता वैष्णो देवी कटरा नई दिल्ली वंदे मातरम एक्सप्रेस अमृतसर दिल्ली वंदे मातरम कोयट बेंगलौर कैट भारत एक्सप्रेस मंगलौर मंडवा बंदर भारत एक्सप्रेस जालना मुंबई वंदे मातरम एक्सप्रेस अयोध्या आनंद विहार टर्मिनल वंदे को हरी झंडी दिखाई। क्वेश्चन नंबर 21 है। दिसंबर 2023 में केंद्रीय गृह एवं साक्षरता मंत्री अमित शाह ने कहां पर नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फाउंडेशन ऑफ इंडिया NCDE का लिमिटेड का मुख्यालय संन्यास किया? गुजरात के गांधीनगर, गुजरात की सूरत, गुजरात के अहमदाबाद और गुजरात के बड़ौदा। राइट आंसर हो जाएगा गुजरात के गांधीनगर, ये आपका राइट हो जाएगा। संन्यास तिथि 30 सितंबर 23 को। संन्यास स्थल है गांधीनगर गुजरात। संन्यास करता है गृह मंत्री साक्षरता मंत्री अमित शाह। अन्य तथ्य इस अवसर पर अमित शाह ने NCDI को ई मार्केट अवार्ड से संबोधित किया। वर्तमान में भारत के विश्व दूध उत्पादन में 24% हिस्सेदारी के साथ पहले स्थान पे है। क्वेश्चन नंबर 22 दिसंबर 2023 में काशी तमिल संगम 2023 का उद्घाटन किसने किया? नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ, आनंदीबेन पटेल, अमित शाह। राइट आंसर होगा नरेंद्र मोदी के द्वारा, ये आपका राइट होगा। काशी तमिल संस्करण का उद्घाटन तिथि 17 दिसंबर, उद्घाटन स्थल वाराणसी, उद्घाटन करता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आयोजन अवधि 17 से 30 दिसंबर 2023। उद्देश्य देश में 2 महत्वपूर्ण और प्राचीन शिक्षा पीठों में तमिलनाडु और काशी के बीच सदियों पुराने संबंध को उत्सव मनाते पुष्टि करना पुनः अन्वेषण करना। और अन्य महत्वपूर्ण तथ्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर कन्याकुमारी वाराणसी में तमिल संगम ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। प्रधानमंत्री ने तिरुकुल्लू मन्नी केलाई और अन्य उत्कृष्ट तमिल साहित्य में बहुभाषा में ब्रेल अनुवाद भी जारी किया। क्वेश्चन नंबर 23 है। दिसंबर 2023 में केंद्रीय गृह एवं साक्षरता मंत्री अमित शाह ने कहां पर सरदार वल्लभ भाई पटेल 15 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया? नागपुर, पुणे, सूरत, गांधीनगर। तो राइट आंसर हो जाएगा डी गांधीनगर में। देखिए अनावरण की तिथि है 24 दिसंबर 2023। प्रतिमा अनावरण कलोल गांधीनगर गुजरात। अनावरण करता है अमित शाह जो केंद्रीय एवं गृह साक्षरता मंत्री है। प्रतिमा की ऊंचाई कितनी है? 15 फीट है। क्वेश्चन नंबर 24 है। दिसंबर 2023 में किसने विकसित भारत @47 वॉइस ऑफ यूथ का पहला शुभारंभ किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति जगदीप धनखड़, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला। तो ये आपका राइट होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। शुभारंभ की तिथि 11 दिसंबर 23 से शुभारंभ करता नरेंद्र मोदी वर्चुअल माध्यम से। उद्देश्य देश में राष्ट्रीय योजना प्राथमिकताओं और लक्ष्यों का निर्माण, देश के युवाओं को सक्रिय रूप से शामिल करने। प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण से अनुरूप देश के युवाओं को मंच प्रदान करना। क्वेश्चन नंबर 25 है।
दिसंबर 2023 में केंद्रीय मंत्री ने किस हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित किया? आगरा हवाई अड्डा, मैसूर हवाई अड्डा, सूरत हवाई अड्डा, जोधपुर हवाई अड्डा। दिसंबर 2023 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस हवाई अड्डे को होगा सूरत हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा प्रदान करना 15 दिसंबर 2023 दर्जा प्रदान करता है केंद्रीय मंत्रिमंडल। लाभ है विदेशी पर्यटकों के लिए दरवाजे खुले और विदेशी व्यापार को बढ़ावा मिले। दोस्तों यही 25 क्वेश्चन पे हम आज का सेशन कंप्लीट करते हैं। मिलेंगे कल 26 नंबर क्वेश्चन पे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिएगा।